हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, ये लिबरलिज्म पार्ट 2 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म के बारे में, जो कि पार्ट है मॉडर्न लिबरलिज्म का। गाइज, लिबरलिज्म पार्ट 1 में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था पॉजिटिव लिबरलिज्म के बारे में। आज हम उसे डिटेल में देखने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोग प्लीज पार्ट 1 पहले जरूर देखिएगा इस वीडियो का, तभी पार्ट 2 देखिएगा। और आज हम नियो लिबरलिज्म के बारे में भी काफी डिटेल में पढ़ेंगे। सभी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज नोट्स बनाते रहिए, जो कि आपके रिवीजन में हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि लिबरलिज्म इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है। ये हमने पार्ट 1 में देखा था कि वो किस कदर इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रेस करता है और चाहता है कि स्टेट बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे इंडिविजुअल के अफेयर्स में। ठीक है, स्टेट का रोल नेगेटिव रहे, है ना। हमने नेगेटिव लिबरलिज्म या क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा था, जहां पे स्टेट की एक्टिविटीज नेगेटिव थी। ठीक है, वो सिर्फ एक पुलिस स्टेट था, यानी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट की ड्यूटी थी। ठीक है, और बाकी सारी एक्टिविटीज बहुत कम थी, जैसे कि वेलफेयर फंक्शन होता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना होता है सिटीजन्स को, ये सारे काम स्टेट नहीं करता था। ठीक है, इट वॉज नेगेटिव इन कैरेक्टर। बट इससे क्या हुआ, जो कुछ क्लासेस थी सोसाइटी की, उनके हाथ में वेल्थ आने लगी। ठीक है, पैसा जाके रुक गया उनके पास, और बाकी जो सेक्शंस थे सोसाइटी के वो गरीब होने लगे, क्योंकि स्टेट को इंटरफेयर करने ही नहीं दिया जाता था। ठीक है, स्टेट कुछ कह भी नहीं सकता था। दस इससे क्या हो रहा था, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी अमीर और अमीर बन रहे थे एंड गरीब और गरीब बन रहे थे। सो 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिला कि कैपिटलिज्म कितना ज्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले। जो कैपिटलिज्म बढ़ रहा था इतनी तेजी से, उसका असर हमें देखने को मिल रहा था 19th सेंचुरी में। कैपिटलिस्ट क्यों आए थे? कैपिटलिस्ट आए थे एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी, तो ये नई क्लास वहीं से निकल कर आई थी। ये कैपिटलिस्ट क्लास कहां से निकल कर आई थी? ये निकल कर आई थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से। ठीक है, इट वॉज अ न्यू इकोनॉमिक क्लास। बट धीरे धीरे क्या हो रहा था? धीरे धीरे ये हो रहा था कि जो वर्किंग क्लास थी वो ऑर्गेनाइज कर रही थी खुद को। ठीक है, प्रिपेयर कर रही थी खुद को। जो वर्किंग क्लास थी वो वैसे भी काफी ज्यादा कमजोर थी। ठीक है, उनके पास कुछ था भी नहीं, बिकॉज सब कुछ कैपिटलिस्ट ने छीन लिया था। देन मार्क्सिज्म आया। ठीक है, मार्क्सिज्म ने जो वर्किंग क्लास है उससे अपील की कि भाई खुद को ऑर्गेनाइज कर लो। ठीक है, हम एक रेवोल्यूशन करेंगे। जो एक्सप्लॉयटेटिव, ऑप्रेसिव, ठीक है, एंड इरेशनल सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिज्म का, हम उसे खत्म कर देंगे। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन के थ्रू उसे ओवरथ्रो करेंगे। इससे क्या हुआ, मार्क्सिज्म से क्या हुआ, क्लासिकल लिबरलिज्म को बहुत झटका लगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वाला झटका लगा था। किसे लगा था? क्लासिकल लिबरलिज्म को। अगर आपने मार्क्सिज्म वाला वीडियो देखा हो पार्ट 1 या शायद पार्ट 2, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि किस तरीके से ग्रोथ हुई है मार्क्सिज्म की। उसमें मैंने ये लिबरलिज्म वाला एस्पेक्ट डाला है। ये जरूर आप सुन लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मस्ट लिसन। सो क्लासिकल लिबरलिज्म ने कहा था जो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के इंटरेस्ट्स हैं उनमें नेचुरल एंड रैशनल, ठीक है, रीजन बेस्ड, रैशनल मतलब रीजन बेस्ड, नेचुरल एंड रैशनल हार्मनी इज पॉसिबल। ठीक है, इन ओपन और फ्री सोसाइटी। सो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के इंटरेस्ट के बीच हार्मनी ओपन या फ्री सोसाइटी में पॉसिबल है। ओपन या फ्री सोसाइटी से मेरा मतलब है जहां पे स्टेट की इंटरफेरेंस ना हो। सो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट एंड सोसाइटी के इंटरेस्ट के बीच में हार्मनी को अचीव करने के लिए नेगेटिव लिबरलिज्म को रिप्लेस कर दिया गया पॉजिटिव लिबरलिज्म से। ठीक है, अब देखते हैं कि पॉजिटिव लिबरलिज्म है क्या। ठीक है, सो पॉजिटिव लिबरलिज्म इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, ठीक है, that the task of maintaining harmony between the interests of the individuals and society can safely be entrusted to the state। मतलब ये जो टास्क है, ठीक है, कि हमें इंडिविजुअल के इंटरेस्ट और सोसाइटी के इंटरेस्ट के बीच में हार्मनी मेंटेन करनी है, ये नेगेटिव लिबरलिज्म को ना देकर पॉजिटिव लिबरलिज्म को दे देना चाहिए। ठीक है, ये जो टास्क है ये स्टेट ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, बिकॉज स्टेट, ठीक है, बिकॉज नाउ द स्टेट इज नो मोर कंसिडर्ड टू बी एन इसेंशियल ईविल। अब स्टेट को हम एक इसेंशियल ईविल नहीं कह रहे हैं। हम नेगेटिव लिबरलिज्म में क्या कह रहे थे
कि स्टेट इज एन इसेंशियल इविल, यानी स्टेट एक इविल है, स्टेट बुरा है, लेकिन वो इसेंशियल भी है, ठीक है, उसका रहना जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर देखता है ना, बट अब उसका रहना और भी ज्यादा जरूरी है। सो स्टेट इज इसेंशियल एंड इट इज नॉट एन इविल अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव लिबरलिज्म। सो अब ऐसा माना जाने लगा कि स्टेट एक मोरल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन है जो इंडिविजुअल को उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में हेल्प करेगा। कैसे? थ्रू सोशियो इकोनॉमिक एंड मेनी अदर सोशल एक्टिविटीज। इसके थ्रू इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं माना जाने लगा कि स्टेट जो है इंडिविजुअल की लिबर्टी छीनता है, बल्कि ऐसा माना जाने लगा कि स्टेट इंडिविजुअल को फ्रीडम अचीव करने में मदद करता है, ठीक है, ताकि इंडिविजुअल फ्रीडम अचीव कर सके, स्टेट उसमें इसकी हेल्प करता है। सो गाइज, मैं ये डिफरेंसेस आपको बता रही हूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबरलिज्म में, एंड ये आपके माइंड में जरूर क्लियर होने चाहिए फॉर द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा अगर आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबरलिज्म में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं तो। सो पॉजिटिव लिबरलिज्म के एक्सपोनेंट्स है जॉन स्टुअर्ट मिल, थॉमस हिल ग्रीन एटसेट्रा। सो अब स्टेट को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर करने की ताकत मिल गई, ठीक है। इट गॉट एम्पावर्ड टू इंटरफेयर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल, और पूरी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए कुछ वेलफेयर फंक्शंस भी परफॉर्म करने लगा स्टेट, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अभी भी थी, बट वो रेगुलेट स्टेट कर रहा था, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग रहे थे, कुछ रेगुलेशंस लग रहे थे। सो इट प्रमोट्स और इट फेवर्स रेगुलेटेड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इट मतलब पॉजिटिव लिबरलिज्म। पॉजिटिव लिबरलिज्म फेवर्स रेगुलेटेड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो है, ठीक है, वो तो है, बट रेगुलेटेड है, उस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। सो गाइज, अब हम कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म की, ठीक है। सो पॉजिटिव लिबरलिज्म का किसमें बिलीफ है? वो बिलीव करता है लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है। इंडिविजुअल फ्रीडम में पॉजिटिव लिबरलिज्म बिलीव रखता है और उसके राइट्स में। सो पॉजिटिव लिबरलिज्म किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? वो फ्रीडम थ्रू द स्टेट के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। फ्रीडम थ्रू द स्टेट, यानी स्टेट के थ्रू फ्रीडम मिलेगी, ठीक है। स्टेट हेल्प करेगा फ्रीडम अचीव करने में, एंड ना कि फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट के प्रिंसिपल पर बिलीव नहीं करता है पॉजिटिव लिबरलिज्म। फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट का मतलब क्या हुआ? यानी हम स्टेट से ही फ्रीडम चाह रहे हैं, है ना, कि स्टेट को ही भगाओ, स्टेट से ही हम फ्रीडम चाह रहे हैं। नहीं, फ्रीडम थ्रू द स्टेट, यानी स्टेट हमारी मदद करेगा फ्रीडम अचीव करने में, लिबर्टी अचीव करने में, ठीक है। सो इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। सो पॉजिटिव लिबरलिज्म का मानना है जो डेमोक्रेटिक स्टेट है एंड इंडिविजुअल लिबर्टी है, ये दोनों अपोज्ड कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ठीक है। यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्स है, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक स्टेट एंड इंडिविजुअल लिबर्टी आर नॉट म्यूचुअली अपोज्ड, बट ऑन द कॉन्ट्ररी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी एडिशनल। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एडिशनल। सो थर्ड पॉइंट है, स्टेट हेल्प कर सकता है ह्यूमन पर्सनालिटी को डेवलप करने में, ठीक है, with the help of social reforms and welfare measures। कुछ social reforms and welfare measures से state help कर सकता है इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को ग्रो करने में, ठीक है। अब स्टेट का कैरेक्टर पॉजिटिव है, सो स्टेट कॉम्पिटेंट है कि वो वेलफेयर फंक्शंस या सोशल फंक्शंस या सोशल एक्टिविटीज प्रमोट कर सके इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। अब वो वेलफेयर फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, सो वो ज्यादा अच्छे से इंडिविजुअल की पर्सनालिटी ग्रो करने में हेल्प करेगा। सो स्टेट का गोल था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, एंड उसके फंक्शंस क्या क्या थे, किसके थ्रू वो ये गोल अचीव कर रहा था, ठीक है, किन फंक्शंस के थ्रू इस गोल को अचीव कर रहा था। वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, safeguarding the rights of liberties and equality, the state becomes positive in character, ठीक है। स्टेट का कैरेक्टर पॉजिटिव हो चुका था, वो केपेबल हो चुका था कि वो एक सोशल वेलफेयर फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, ठीक है, और कम्युनिटी को सर्व कर सके। सो स्टेट की ड्यूटी थी कि वो रेगुलेट करे,
प्लान करे एंड ऑपरेट करे पूरी इकोनॉमी को, ठीक है, रेगुलेट करे, रेस्ट्रिक्शंस लगाए, प्लान करे कि कैसे चीजें होंगी एंड ऑपरेट करे, खुद ही चलाए इकोनॉमी को, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी था पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए एंड कैपिटलिस्ट्स के इंटरेस्ट के लिए भी जरूरी था, बिकॉज जो फ्री और अनरेगुलेटेड फ्री इकोनॉमी है, जहां पे कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, वो चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, अमीर और अमीर होंगे और गरीब और गरीब होंगे। इसीलिए रेगुलेशंस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेगुलेटेड इकोनॉमी की डिमांड थी, ठीक है, ना कि अनरेगुलेटेड इकोनॉमी की। अनरेगुलेटेड इकोनॉमी के हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहे थे, ठीक है। कैपिटलिज्म बढ़ रहा था बहुत ज्यादा और बाकी जो वर्किंग क्लास थी उसकी कंडीशन बदतर हो रही थी। इसीलिए रेगुलेटेड इकोनॉमी की डिमांड थी जो कि स्टेट पूरी कर रहा था, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा था। सो स्टेट को कैपिटलिज्म को चेक करना चाहिए कि वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट्स पर चेक्स लगाने चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, ठीक है। एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की पॉलिसी लेकर आनी चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिंपल सा मतलब होता है जो जितना ज्यादा कमाएगा वो उतना ज्यादा टैक्स भरेगा, ठीक है। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जो जितना ज्यादा कमाएगा, अर्न करेगा, जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उसके ऊपर उतने ही हिसाब से टैक्स लगेगा। यानी जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे आप पर टैक्स भी बढ़ेगा। दिस इज सिंपली प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो स्टेट को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की पॉलिसी यूज करनी चाहिए। आखिर इसी से तो स्टेट के पास पैसा आएगा कि वो वेलफेयर एक्टिविटीज इंडिविजुअल के लिए परफॉर्म कर सके। स्टेट के पास पैसा कहां से आएगा कि वेलफेयर फंक्शंस परफॉर्म करे, वो टैक्स से ही आएगा, ठीक है। इसीलिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की पॉलिसी यूज करनी चाहिए स्टेट को। सो लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है, दे आर एन एडिशन टू ईच अदर। सो डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है इक्वालिटी के बिना। अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो डेमोक्रेसी भी नहीं होगी। और लिबर्टी अचीव नहीं कर सकते हो आप बिना डेमोक्रेसी के, ठीक है। यानी लिबर्टी को, फ्रीडम को आप अचीव नहीं कर सकते हो बिना डेमोक्रेसी के। सो दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो स्टेट का रोल क्या है? स्टेट का रोल है जो डिफरेंट क्लासेस है सोसाइटी में, उनके इंटरेस्ट को, डिफरेंट इंटरेस्ट को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, उनमें कोऑर्डिनेशन लेकर आना, बैलेंस लेकर आना। सो जो डिफरेंट क्लासेस है सोसाइटी में, ठीक है, जो डिफरेंट क्लासेस है सोसाइटी में, उनके इंटरेस्ट को के बीच में कोऑर्डिनेशन लेकर आना, यही काम है या यही रोल है स्टेट का, ठीक है। और जो बाकी एसोसिएशंस एंड ग्रुप्स हैं उनके इंटरेस्ट्स को भी कंसिडर करना इज नेसेसरी फॉर द स्टेट। जो बाकी ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस हैं उनके इंटरेस्ट की भी रिस्पेक्ट करना ये स्टेट का काम है। और ये सारी चीजें एक नेगेटिव स्टेट नहीं कर सकता है, ठीक है। जब स्टेट का रोल नेगेटिव होगा तो वो ये सारे काम नहीं कर सकता है। ये सारे काम पॉजिटिव स्टेट कर सकता है, ठीक है, जिसका कैरेक्टर पॉजिटिव हो, जो वेलफेयर करना चाहता हो कम्युनिटी का, ठीक है। ये सारी चीजें वेलफेयर फंक्शंस के थ्रू ही फुलफिल की जा सकती हैं। सो सेल्फ इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट, ठीक है, इसके बीच में जो गैप है, यानी एक है आप अपना इंटरेस्ट देख रहे हो, एक है सोसाइटी का इंटरेस्ट, ठीक है, पूरी सोसाइटी का इंटरेस्ट, इसके बीच में जो गैप है वो पॉजिटिव स्टेट ही फुलफिल कर सकता है। सो एक सेल्फ इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है जो कि आप चाह रहे हो, एक है सोशल इंटरेस्ट यानी जो पूरी सोसाइटी का इंटरेस्ट है। इसके बीच का जो गैप है वो एक पॉजिटिव स्टेट ही फिल कर सकता है, ठीक है। जब स्टेट की एक्टिविटीज पॉजिटिव होंगी तभी ये गैप फिल किया जा सकता है। ये गैप फिल होगा तभी तो सबका भला होगा, ठीक है, नहीं तो इंडिविजुअल अपना ही इंटरेस्ट देखते रह जाएंगे। इसीलिए गैप फिल होना भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है ताकि पूरी कम्युनिटी का वेलफेयर हो सके। सो सोसाइटी में इफेक्टिव चेंजेस लाने के लिए एंड डिफरेंट इंटरेस्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनके बीच में बैलेंस लाने के लिए हमें कुछ सूटेबल मेजर्स को फॉलो करना होगा। वो मेजर्स क्या क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक एंड पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, टेक्निक्स हैं एंड मेथड्स हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, टेक्निक्स, मेथड्स एंड इंस्टीट्यूशंस, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होंगी, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में उन इंस्टीट्यूशंस की, उन टेक्निक्स की और उन मेथड्स की बात की गई होगी, ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल। डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, टेक्निक्स एंड मेथड्स के थ्रू भी हम ये चीजें अचीव करेंगे। एंड पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस, टेक्निक्स एंड मेथड्स के थ्रू हम इन चीजों को अचीव करेंगे। हम
वेलफेयर लेकर आएंगे सोसाइटी में, ठीक है, जो चीजें जरूरी हैं वो करेंगे, ठीक है, इफेक्टिव चेंजेस लेकर आएंगे और डिफरेंट इंटरेस्ट्स को कोऑर्डिनेट करेंगे, उनके बीच में बैलेंस लेकर आएंगे इन मेजर्स के थ्रू, जिनका अभी अभी मैंने नाम लिया। सो गाइस लेट्स मूव अहेड। सो अब हम नियो लिबरलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। नियो लिबरलिज्म को नियो क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहते हैं, ठीक है, आपको आगे पता चलेगा ऐसा क्यों कहते हैं। सो नियो लिबरलिज्म एक क्लासिकल, ठीक है, एक क्लासिकल लिबरलिज्म का कंटेम्पररी या मॉडर्न वर्जन है, ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म का एक मॉडर्न वर्जन है नियो लिबरलिज्म, ठीक है, जो क्या चाहता है, ये चाहता है लेट्स रीस्टोर बैक, ठीक है, लेट्स रीस्टोर द लेजिस्फेयर इंडिविजुअलिज्म। जो लेजिस्फेयर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इंडिविजुअल की एक्टिविटीज में, ठीक है, उसको ये रीस्टोर करना चाहता है, यानी वापस से इसे रीस्टोर करना चाहता है सोसाइटी में, इसे वापस से लेकर आना चाहता है सोसाइटी में। सो लेजिस्फेयर इंडिविजुअलिज्म को रीएस्टैब्लिश करना चाहता है नियो लिबरलिज्म। वो चाहता है कि स्टेट की इंटरफेरेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, लीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो ये डिनाउंस करता है वेलफेयर स्टेट को, ठीक है, डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज करता है, ठीक है, अक्यूज करता है ओपनली वेलफेयर स्टेट को, ठीक है। ये कहता है, ये अपोज है स्टेट इंटरवेंशन के, यानी स्टेट को इंटरवीन या इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये इस चीज के बिल्कुल अपोज्ड है, ठीक है। ये चाहता है, नियोलिबरलिज्म चाहता है कि स्टेट बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। सो नियोलिबरलिज्म के एक्सपोनेंट्स हैं F.A. हाइक, ठीक है, F.A. हाइक, मिल्टन फ्रीडमैन। सो इंडिविजुअल लिबर्टी को अचीव करने के लिए दे रिवाइव द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्फेयर। ध्यान से देखिए मैं क्या क्या वर्ड्स यूज कर रही हूं। मैंने कहा रीएस्टैब्लिश, रीस्टोर, रिवाइव। रिवाइव मतलब वापस से जिंदा करते हैं लेजिस्फेयर के प्रिंसिपल को, ठीक है। ये सारे वर्ड्स ध्यान रखिए, दीज आर की वर्ड्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि लेजिस्फेयर को सिर्फ इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक स्फेयर में ही रिवाइव नहीं करते हैं। लेजिस्फेयर को सिर्फ रीस्टोर इकोनॉमिक स्फेयर्स में ही नहीं किया गया कि ठीक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ यहीं पर लेजिस्फेयर के प्रिंसिपल को नहीं देखा गया। इन्होंने लेजिस्फेयर के प्रिंसिपल को सोशल एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स में भी रिवाइव किया, ठीक है, यानी सोशल एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स में भी लेजिस्फेयर देखने को मिलेगा, यानी स्टेट सोशल एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स में भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सो आसान भाषा में कहें तो नियो लिबरलिज्म अपहोल्ड्स, ठीक है, या नियो लिबरलिज्म सपोर्ट्स फुल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि नियो लिबरलिज्म किस चीज को सपोर्ट करता है? इंडिविजुअल लिबर्टी को, ठीक है, वेरी सिंपली, या इंडिविजुअल फ्रीडम को। सो नियो लिबरलिज्म कहता है मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी, ठीक है, यानी अपने भाग्य के विधाता आप खुद ही हैं, है ना, आप अपना फॉर्च्यून डिसाइड करते हैं। एवरी मैन डिसाइड्स हिज ओन फॉर्च्यून, इसीलिए मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी, ऐसा मानना है नियो लिबरलिज्म का। इन्हीं सारी चीजों से पता चल रहा है कि नियो लिबरलिज्म बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि स्टेट किसी भी स्फेयर में इंडिविजुअल के लाइफ के इंटरफेयर करे। इवन नियो लिबरलिज्म इतना ज्यादा फ्रीडम की डिमांड कर रहा है, इतनी ज्यादा फ्रीडम की डिमांड कर रहा है कि वो ये चाहता है कि सोशल एंड लीगल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं इंडिविजुअल की लिबर्टी पर, वो भी हटा दिए जाने चाहिए। आपको पता है ना, हमारी लिबर्टी पर कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं, तो ये कह रहा है सोशल एंड लीगल रेस्ट्रिक्शंस जो है इंडिविजुअल की लिबर्टी पर, वो भी हटा दो। अगर लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे तो क्या होगा? मर्डर्स होंगे, ठीक है, क्राइम बढ़ेगा, क्योंकि आप अब पूरी तरीके से फ्री हो, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो नियो लिबरलिज्म कहता है सोशल एंड लीगल जो रेस्ट्रिक्शंस है इंडिविजुअल लिबर्टी पर, वो भी हटाओ, उन्हें भी नहीं रखना चाहिए। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है नेगेटिव लिबरलिज्म, ठीक है, एंड नियो लिबरलिज्म के बीच में, या क्लासिकल लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म के बीच में। डिफरेंस ये है कि कभी भी क्लासिकल लिबरलिज्म ने ये नहीं कहा कि इंडिविजुअल पर कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं होने चाहिए, ठीक है, उस पर लीगल रेस्ट्रिक्शंस तक नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें हम नियो लिबरलिज्म में क्या पढ़े कि वो लीगल रेस्ट्रिक्शंस को भी हटाने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि सोशल एंड लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी हटाओ इंडिविजुअल के ऊपर से, ठीक है। तो नियो लिबरलिज्म का जो स्कोप है, ठीक है, जो स्कोप है
टू आस्क फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी, जिस इंडिविजुअल लिबर्टी की वो बात कर रहा है वो बहुत ही वाइड सेंस में चाह रहा है उसे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वास्ट है वो किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहता है। वहीं पे क्लासिकल लिबरलिज्म को आप देखो तो स्टेट का कैरेक्टर नेगेटिव है, दैट मीन्स स्टेट कैन परफॉर्म सम लीगल एक्टिविटीज, ठीक है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकता है, जिसके लिए उसे फ्रीडम जो है इंडिविजुअल की थोड़ी सी कर्टेल करनी पड़ेगी, ठीक है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे। तो ये डिफरेंस आपके, आई होप क्लियर है आपके माइंड में, काफी ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जब इंसान हर तरीके से फ्री होगा, इंडिविजुअल हर तरीके से फ्री होगा, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो वो प्रोग्रेस कर पाएगा, ठीक है, एंड उसे प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, वो अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएगा और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर पाएगा अकॉर्डिंग टू नियो लिबरलिज्म। सो मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है, नियो लिबरलिज्म को प्रैक्टिकली कैसे अचीव किया गया? इसे प्रैक्टिकली अचीव किया गया थ्रू 3 इंटर रिलेटेड प्रिंसिपल्स। वो 3 इंटर रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इन्हें आपको सिंपली बिल्कुल समझना है, एक मीनिंग देख लेना है क्या है, ज्यादा डिटेल में हम इनकी नहीं जाएंगे। जो नियो लिबरलिज्म के बारे में आपको समझना था, जितना जरूरी था, वो आपको मैंने समझा दिया है, और ऑब्वियसली आप अपनी बुक से भी रीड करेंगे तो वो सफिशिएंट होगा नियो लिबरलिज्म के लिए। गाइज, जो मैंने पार्ट 1 में चार्ट आपसे शेयर किया था, जिसमें मैंने डिवाइड किया था हर चीज को कि एक मॉडर्न लिबरलिज्म होता है, नेगेटिव लिबरलिज्म होता है, उसका ये पार्ट होता है, प्लीज उस चार्ट को अपने सामने जरूर रखिएगा, ठीक है, हो सके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पढ़ने के वक्त कहीं बना लीजिए कॉपी में। इट्स अ वेरी गुड चार्ट, ठीक है, वो चार्ट बहुत ज्यादा अच्छा है और आपको इजीली समझने में भी हेल्प करेगा। जो मैंने 2 वीडियोस बनाए, आप समझ सकते हो मैंने क्या क्या डिस्कस किया है। दैट चार्ट इज वेरी वेरी गुड। So liberalization refers to the policy of removal or relaxation of governmental control, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल से आपको आजाद करता है लिबरलाइजेशन, ठीक है, या गवर्नमेंट कंट्रोल को हटाता है या उससे आपको रिलैक्सेशन देता है, ठीक है, यही प्रिंसिपल है लिबरलाइजेशन का। इसका मोटिव ये है कि स्टेट की जो लायबिलिटी है इंडिविजुअल के ऊपर उसे कम किया जाए। स्टेट की लायबिलिटी हमारे ऊपर क्या है? स्टेट ने हमारे लिए क्या किया है? स्टेट ने हमारे लिए वेलफेयर एक्टिविटीज की हैं। इसका मोटिव है जो स्टेट की लायबिलिटी है इंडिविजुअल के ऊपर उसे घटाया जाए। स्टेट की लायबिलिटी हमारे ऊपर क्या है? स्टेट का कर्ज हमारे ऊपर क्या है कि स्टेट ने हमारे लिए वेलफेयर एक्टिविटीज परफॉर्म की है कि नहीं की है, ठीक है ना। तो वो लायबिलिटी है स्टेट की हमारे ऊपर, तो उसे कम करना ही लिबरलाइजेशन का गोल है। तो अब उसे कैसे करेगा? वो करेगा इंसेंटिव बेस्ड चीजें प्रमोट कर। इंसेंटिव बेस्ड चीजें प्रमोट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है ना, अगर आप इतनी मेहनत करोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये इंसेंटिव बेस्ड टेक्निक हो गई, ठीक है, यानी कुछ चीज आपको मोटिवेट कर रही है कुछ अचीव करने के लिए, ठीक है। अगर आप ये काम करोगे तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, ये करोगे तो इतना प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन इंसेंटिव बेस्ड चीज को प्रमोट करता है। स्टेट हमें सब्सिडी देता है। किसमें सब्सिडी देता है? फॉर एग्जाम्पल गैस सिलेंडर्स में, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। सब्सिडी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए रहती है। इंसेंटिव क्या रहता है कि आप मेहनत करो और इसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो एक तरीके की इंसेंटिव, एक तरीके की मोटिवेशन हो गई हमारे लिए, ठीक है, कि हम इतनी मेहनत करेंगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। बट सब्सिडी क्या है? वो तो स्टेट हमें दे ही दे रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। तो हमारी जो डिपेंडेंस है स्टेट के ऊपर उसे कम करता है लिबरलाइजेशन, कि हम बहुत कम डिपेंड हो स्टेट के ऊपर, ठीक है, हम इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकें। हम मेहनत करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा और इससे हमारी भी ग्रोथ होगी, ना कि हम सब्सिडी के ऊपर डिपेंड रहें। इसी तरीके से स्टेट से के ऊपर भी हमारी डिपेंडेंस कम होगी, ठीक है, हम स्टेट के ऊपर कम डिपेंड होंगे। हम स्टेट के द्वारा दी गई सब्सिडीज के ऊपर कम डिपेंड होंगे, ठीक है, हम मेहनत करेंगे तो हम खुद ही सब कुछ अचीव कर सकते हैं, तो हम स्टेट की सब्सिडीज के ऊपर भी कम डिपेंड होंगे। दस स्टेट हमें कम कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है, स्टेट का कंट्रोल भी हमारे ऊपर घटेगा, ऐसा मानना है लिबरलाइजेशन का। सो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ ट्रांसफरिंग गवर्नमेंटल ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है, ऑफ एनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी टू प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। सो इकोनॉमी के किसी भी सेक्टर में, ठीक है, इकोनॉमी के किसी भी सेक्टर में, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में हम एग्जांपल ले लेते हैं।
तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है और गवर्नमेंट ओन भी कर रही है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ प्राइवेट एंटरप्राइजेज या कुछ प्राइवेट कंपनीज अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ओन करेंगी और मैनेज करेंगी या कंट्रोल करेंगी, ठीक है। जैसे कि अडानी ग्रुप कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, कहाँ का है आई डोंट रिमेंबर, शायद मुंबई में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को अडानीज ओन करते हैं। सो ऐसा करेगा क्यों, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन क्यों होगा? प्राइवेटाइजेशन इसीलिए होगा ताकि गवर्नमेंट अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है उस सेक्टर को, है ना, तभी प्राइवेटाइजेशन नीडेड होता है, तभी उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छे से मैनेज और कंट्रोल नहीं कर पा रही है उस पर्टिकुलर सेक्टर को। तो लेट्स से अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन हो गया तो अब वो अच्छे से मैनेज होगा प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। सो ग्लोबलाइजेशन का मानना है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी मैक्सिमम तक, ठीक है, इंक्रीज की जा सकती है अगर जो रिसोर्सेज है पूरी दुनिया में, ठीक है, वो ग्लोबल स्केल पर अवेलेबल हो, ठीक है। जो रिसोर्सेज है, सपोज इंडिया में कुछ रिसोर्सेज हैं, यूएसए में कुछ रिसोर्सेज हैं, तो वो अवेलेबल हो, हम एक्सचेंज कर सके उन्हें, ठीक है, ग्लोबल स्केल पर वो एक्सचेंज हो सके, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी को काफी ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है, काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। एक तरह से ग्लोबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आप ग्लोबली कुछ शेयर कर रहे हो, ठीक है, ग्लोबली जब आप कुछ शेयर कर रहे हो तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। सो कैपिटल एंड मशीनरी हमें एक पार्ट से मिले, यानी दुनिया के एक कोने से हमें कैपिटल मिल रही है और मशीनरी मिल रही है, दूसरे कोने से हमें लेबर मिल रही है। एक जगह से हम रॉ मटेरियल्स उठा रहे हैं, यानी एक कंट्री से हम रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, एंड जब हमारा फाइनली एक प्रोडक्ट बन जा रहा है तो हम उसे पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी मार्केटिंग पूरी दुनिया में उसकी कर रहे हैं। दिस इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का एम क्या है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसे कम रखा जाए, उसकी क्वालिटी बढ़ाई जाए, एंड उससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स मिले, ठीक है, यानी मिनिमाइजेशन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, एनहेंसमेंट ऑफ इट्स क्वालिटी एंड द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केटिंग, यानी उसमें हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो। जब हम उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो हम उसे कम पैसों में बनाएं, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, और जब हम उसे पूरी दुनिया में बेचें तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। यही गोल है ग्लोबलाइजेशन का। सो अब हम क्रिटिसिज्म्स डिस्कस करेंगे लिबरलिज्म के। सो क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि लिबरलिज्म एक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड फिलॉसफी है। इट इज अ हाईली फ्लूइड फिलॉसफी, ठीक है, या तो इसका कुछ मतलब है या इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं है, ठीक है। जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी थिंकर्स हैं, वो एक ना एक तरीके से लिबरल थिंकर्स हैं, ठीक है, मतलब वो लिबर्टी चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से उन्होंने लिबरलिज्म की बात की ही है। जितने भी थिंकर्स हैं किसी ना किसी तरीके से उन्होंने लिबरलिज्म की तरफ पॉइंट किया है ना। तो एक ना एक तरीके से वो सभी लोग लिबरल थिंकर्स हैं, किसी ना किसी सेंस में उन्होंने लिबरलिज्म की बात कही है। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए समझना कि कौन लिबरल थिंकर है और कौन लिबरल थिंकर नहीं है। आप समझ नहीं पाओगे कि कौन उदारवाद चाहता है और कौन उदारवाद के अगेंस्ट है, कौन लिबरल थिंकर है और कौन लिबरलिज्म के अगेंस्ट है। ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो लिबरलिज्म एक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल या फ्लूइड फिलॉसफी कही जा रही है, ठीक है। फ्लेक्सिबल या फ्लूइड फिलॉसफी इसलिए कही जा रही है, लिबरलिज्म में मींस किसी भी तरीके की रिजिडिटी इन्वॉल्व्ड नहीं है, ठीक है। इसे किसी भी डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है, किसी भी तरीके से इसे बनाया जा सकता है। इसीलिए ऑब्वियसली इतने सारे थिंकर्स ने इसकी बात कही है ना। इसलिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नेचर की है फिलॉसफी है। सो क्रिटिक्स का ऐसा कहना है कि लिबरलिज्म इज द सपोर्टर ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, यानी लिबरलिज्म कैपिटलिस्ट्स को सपोर्ट करता है। लिबरलिज्म का गोल है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम बनाना जो कि कैपिटलिज्म के लिए जरूरी है, ठीक है। वो कैपिटलिज्म के लिए सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम बनाना चाहता है। ये सोशल इंटरेस्ट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता और सिर्फ कैपिटलिस्ट को ही सपोर्ट करता है। जबकि स्टेट की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में,
ताकि वीकर सेक्शंस जो है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, यानी जो वर्किंग क्लास है उनका भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके, इसके लिए स्टेट की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है लिबरलिज्म का, ठीक है, जो पॉजिटिव ब्रांच है लिबरलिज्म की यानी पॉजिटिव लिबरलिज्म, वो इतना ज्यादा स्टेट को पार दे देती है, ठीक है, स्टेट को इतना ज्यादा इंटरफेयर करना अलाउ कर देती है कि टोटलिटेरियनिज्म पर थ्रेट आ जाता है। पॉजिटिव लिबरलिज्म में हमने देखा कि स्टेट के पास काफी ज्यादा वाइड पावर्स आ जा रही हैं, ठीक है, वो वेलफेयर फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, वो इंटरफेयर कर रहा है इंडिविजुअल की एक्टिविटीज में, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा पावर दे देती हैं स्टेट को, जो कि गलत है। इससे बहुत कुछ गलत भी हो सकता है, स्टेट इसका मिसयूज भी कर सकता है। अब मैं एक चीज बताऊंगी, उसे ध्यान से सुनिएगा, थर्ड पॉइंट से ही रिलेटेड है। जब तक कैपिटलिस्ट के पास स्टेट की ताकत नहीं आई थी, ठीक है, जब तक उन्होंने स्टेट को उसकी ताकत को अचीव नहीं किया था, उसे कैप्चर नहीं किया था, तब तक स्टेट के कैरेक्टर को नेगेटिव बताया जाता था, ठीक है। स्टेट के लिए क्या कहा जाता था कि स्टेट एक ईविल है, स्टेट एक एनिमी है। जब तक कैपिटलिस्ट ने मतलब कि कैप्चर नहीं किया था स्टेट की अथॉरिटी को, जब तक कैपिटलिस्ट पूरी तरीके से ऊपर नहीं आ गए थे, ठीक है, तब तक क्या कहा जाता था कि स्टेट का कैरेक्टर नेगेटिव है, वो एक एनिमी की तरह है। बट जैसे ही कैपिटलिस्ट को स्टेट की ताकत मिलने लगी, स्टेट का सपोर्ट मिलने लगा, ठीक है, उन्होंने स्टेट की अथॉरिटी को अचीव कर लिया, जब कैप्चर कर लिया, तब ऐसा कहा जाने लगा कि स्टेट का कैरेक्टर पॉजिटिव है, वो एक सोशल एंड मोरल इंस्टीट्यूशन है, वो वेलफेयर एक्टिविटीज भी परफॉर्म करेगा। जैसे ही कैपिटलिस्ट्स के हाथ में ताकत आ गई, स्टेट के कैरेक्टर पॉजिटिव हो गया, ठीक है, वो एक मोरल इंस्टीट्यूशन बताया जाने लगा। इन सभी चीजों की वजह से स्टेट के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत आ गई, ठीक है, उसके पावर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टेट हेल्प करेगा डिफरेंट जो इंटरेस्ट हैं, ठीक है, जो डिफरेंट क्लासेस के जो इंटरेस्ट है उनके बीच में इक्विलिब्रियम बनाने में, ठीक है, उनके बीच में हार्मनी बनाने में स्टेट हेल्प करेगा, ठीक है। उसका काम है इक्विलिब्रियम मेंटेन करना सोसाइटी में, यूनिटी लेकर आना, स्टेबिलिटी लेकर आना, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करना, ठीक है, और एक पीसफुल चेंज लेके आना सोसाइटी में। बट रियलिटी में एक डिफरेंट ही पिक्चर हमारे सामने आती है। वो क्या पिक्चर है कि स्टेट सिर्फ जो डोमिनेंट क्लास है सोसाइटी की, उसका एक ऑर्गन बन के रह गया है, ठीक है। जो भी डोमिनेंट क्लास है सोसाइटी की, जैसे कि कैपिटलिस्ट्स, उसका सिर्फ एक ऑर्गन बन के रह गया है स्टेट। वो सिर्फ मोड ऑफ प्रोडक्शन पर ही ध्यान देता है, बाकी जो सारी चीजें हैं, टू रिजॉल्व सोशल कॉन्फ्लिक्ट, टू मेंटेन सोशल इक्विलिब्रियम इन सोसाइटी, इन सारी चीजों पर स्टेट का ध्यान है ही नहीं। क्यों ध्यान नहीं है इन सारी चीजों पर? बिकॉज ये सारी चीजें कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से ही तो हो रही हैं, ठीक है। जो टेंशन है सोसाइटी में, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये स्टेट सॉल्व कर ही नहीं सकता है, बिकॉज ये फेवर करता है कैपिटलिस्ट्स को, ठीक है, और ये सारी चीजें कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से ही हो रही हैं, इसीलिए स्टेट इन सारी चीजों को हटा ही नहीं सकता है। क्रिटिक्स का कहना है कि लिबरलिज्म ने स्टेट का कैरेक्टर नेगेटिव बताया है, ठीक है। इवन जब गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करनी थी, जब बहुत ज्यादा जरूरत थी पॉजिटिव कैरेक्टर के स्टेट की, तब भी उसे नेगेटिव बताया गया, ठीक है। ये बहुत बड़ा शॉर्टकमिंग है लिबरलिज्म का। जब बहुत ज्यादा डिमांड थी कि हाँ स्टेट एक पॉजिटिव कैरेक्टर अज्यूम करे, वेलफेयर करे लोगों का, तब उसे नेगेटिव बता दिया गया, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी छीन ली गई। तो ये बहुत बड़ा शॉर्टकमिंग है लिबरलिज्म का। जब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी थी, तब गवर्नमेंट का कैरेक्टर ही नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं गवर्नमेंट ने, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट शॉर्टकमिंग है लिबरलिज्म का। सो गाइज, लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। लिबरलिज्म ने ट्रेडिशनलिज्म को मॉडर्न रैशनलिज्म से रिप्लेस किया, ये इसका सबसे बड़ा मेरिट है। ट्रेडिशनलिज्म में क्या था कि हम ट्रेडिशंस पर ज्यादा बिलीव करते थे, हम अपनी थिंकिंग या अपनी रीजन को नहीं लगाते थे किसी चीज में, साइंटिफिकली या लॉजिकली हम कुछ भी नहीं सोचते थे। तो इसे रिप्लेस किया है लिबरलिज्म ने। जो सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं सोसाइटी में, वो ट्रेडिशंस पर बेस्ड है। तो लिबरलिज्म ने कहा इन्हें ट्रेडिशंस पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस को रीजंस पर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, साइंटिफिकली हर चीज होनी चाहिए। इसके कुछ ईविल इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिले, जैसे कि कैपिटलिज्म है ना, ये इसका ईविल इफेक्ट था, वो काफी ज्यादा बढ़ गया था,
जो अभी मैं तारीफ कर रही हूँ लिबरलिज्म की, उसे आप मेरिट्स ऑफ लिबरलिज्म में भी लिख सकते हैं या कंट्रीब्यूशन ऑफ लिबरलिज्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो लिबरलिज्म ने कुछ ह्यूमनिस्टिक एंड डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं, जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लिबरलिज्म का हिस्ट्री में। सो जो प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एटसेट्रा, ये सारे बहुत ज्यादा बड़े कंट्रीब्यूशन है लिबरलिज्म के ह्यूमन लाइफ में। इवन इसी सारे कंट्रीब्यूशन की वजह से हम फ्यूडलिज्म को हटा पाए, मोनार्की को हटा पाए, ठीक है। जो चर्च का कंट्रोल था हमारे ऊपर, हम उससे आजाद हो पाए, वो एक्चुअली लिबरलिज्म की वजह से ही हो पाया है। और जो यूरोप में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, वो जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है लिबरलिज्म की, वो उसी की वजह से हुआ, ठीक है। इकोनॉमिक फिलॉसफी यानी कि लेज़र-फेयर, ठीक है ना, उसी की बात कर रही हूँ। तो जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है लिबरलिज्म की, उसी की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाया वेस्टर्न कंट्रीज में। जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है लिबरलिज्म की, उसकी वजह से हमें लिबरल डेमोक्रेसी मिल सकी। सो लिबरलिज्म ने इंडिविजुअल को आजाद किया, ठीक है, ट्रेडिशनल अथॉरिटीज के चंगुल से। जो ट्रेडिशनल अथॉरिटीज ने अपने पंजों तले इंडिविजुअल को दबा के रखा था, लिबरलिज्म ने उसे आजाद किया, ठीक है ना। स्टेट की अथॉरिटी से इंडिविजुअल को फ्रीडम दिलाई। बट हाँ, मार्क्सिज्म के आने के बाद कुछ चैलेंजेस आए क्लासिकल लिबरलिज्म के वे में, और वो हार गया मार्क्सिज्म से, ठीक है। और इसी वजह से पॉजिटिव लिबरलिज्म की बर्थ हुई, जिसे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। बट हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि लिबरलिज्म ने ही वेलफेयर एक्टिविटीज को प्रमोट किया है। उसी ने इवन हमें बताया है कि वेलफेयर स्टेट होता क्या है, ठीक है, स्टेट का क्या क्या फंक्शन हो सकता है। ये एक्चुअली लिबरलिज्म की वजह से ही आया है। 20th सेंचुरी के लास्ट फेज में स्टेट की एक्टिविटीज काफी ज्यादा वाइड हुई हैं, काफी ज्यादा वास्ट हुई हैं, एंड वो बिकॉज ऑफ लिबरलिज्म ही है, क्योंकि अब स्टेट का फंक्शन वेलफेयर है ना। एंड ऑब्वियसली हर चीज के कुछ ना कुछ नेगेटिव्स होते हैं, तो हाँ, लिबरलिज्म का भी नेगेटिव है कि उसने कैपिटलिज्म को काफी ज्यादा प्रमोट किया, और उसकी वजह से वर्किंग क्लास डेटोरिएट होने लगी, उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हुई, है ना। सो गाइज, आई होप हमने आज जो भी डिस्कस किया वो आपको समझ में आया हो, ठीक है। अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका डाउट क्लियर कर सकूं। लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है, वहां भी आकर मुझे अपना डाउट बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे क्लियर करने की, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ जरूरी टिप्स भी शेयर करती हूँ अपनी इंस्टा आईडी पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कि आपके काफी काम की हो सकती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।